नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएई के तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला, भारतीय नाविकों की मौत से बड़ा तनाव। यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का चुनावी अभियान हुआ शुरू, जयशंकर ने की औपचारिक शुरुआत। राम मंदिर में पहली बार होगी सीईओ की नियुक्ति, ट्रस्ट ने मांगे आवेदन। लखनऊ कानपुर नेशनल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, अब 35 से 45 मिनट में होगा पूरा सफर। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के बाद 18 महिलाओं की मौत, हाई लेवल के आदेश। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। ईरान पर यूएई के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला करने का आरोप लगा है। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत भी हो गई, जबकि अन्य 8 लोग घायल हुए हैं। यूएई ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है और भारत सरकार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार टकराव की स्थिति भी बनी हुई है। अमेरिका ने भी ईरानी समुद्री गतिविधियों पर सख्ती बढ़ाने और नौसैनिक निगरानी तेज करने का ऐलान कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव न केवल वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इसकी औपचारिक शुरुआत की। अगले साल होने वाले चुनाव में एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से होगा। भारत इससे पहले 2021 और 22 में भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच होने वाला यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग करता रहा है। भारत का कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप सुरक्षा परिषद में व्यापक बदलाव की जरूरत है। एनसीपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के चुनाव को अब पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता ने चुनौती दे दी है। उन्होंने कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने नोटिस में चेतावनी दी है कि अगर तय समय के भीतर दोबारा चुनाव नहीं कराए गए तो मामला अदालत तक ले जाया जाएगा। वहीं एनसीपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि सुनेत्रा पवार का चुनाव सभी नियमों के तहत हुआ था और पार्टी ने यह भी दावा किया है कि विरोध करने वाले नेता खुद उस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने सुनेत्रा पवार के पक्ष में मतदान भी किया था। अब इस कानूनी नोटिस के बाद एनसीपी के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर सियासी घमासान और भी तेज हो गया है। सभी की नजर अब इस बात पर है कि पार्टी इस नोटिस का क्या जवाब देती है और आगे क्या कदम उठाती है। अयोध्या के राम मंदिर में पहली बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति होने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस पद के लिए आवेदन भी मांगे हैं। यह नियुक्ति 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, जिसे जरूरत के अनुसार आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए और उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार 18 जुलाई शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रस्ट के मुताबिक चुने गए सीईओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंदिर की व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और ट्रस्ट के कामकाज की निगरानी करना होगा। यह नियुक्ति ऐसे समय में हो रही है जब राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवाद और एसआईटी जांच के बाद व्यवस्था को और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि राम मंदिर का पहला सीईओ कौन बनता है। उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है। लखनऊ और कानपुर के बीच सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान होने वाला है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ कानपुर नेशनल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यह 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे मंगलवार सुबह 8 बजे से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है।
इसके शुरू होने के बाद लखनऊ से कानपुर का जो सफर है वो पहले करीब 3 घंटे में पूरा होता था और अब सिर्फ 35 से 45 मिनट में पूरा हो सकेगा। एक्सप्रेसवे पर कारों के लिए अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तय की गई है। इस मार्ग पर केवल 4 पहिया और उससे बड़े वाहन ही चल सकेंगे। 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की एंट्री भी नहीं होगी। इस एक्सप्रेसवे की एक और खास बात यह है कि यहाँ बैरियर फ्री टोल प्लाजा सिस्टम भी लगाया गया है, यानी गाड़ियों का टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम के जरिए टोल अपने आप कट जाएगा। हालांकि इस सुविधा के लिए यात्रियों को ज्यादा टोल भी देना होगा। कार से एक तरफ का सफर करने पर 275 रुपए टोल देना होगा। कानपुर से लखनऊ तक हाईवे के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी के प्रति कि ज्यों ही उनको इस बात की जानकारी दी गई, उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उसे अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है। दिल्ली के लोगों को जल्द ही बिजली बिल का बड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी DERC ने बिजली वितरण कंपनियों को 8% तक अतिरिक्त ईंधन और बिजली खरीद अधिभार वसूलने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राजधानी में अगले बिजली बिल पहले के मुकाबले ज्यादा आ सकते हैं। बिजली कंपनियों का कहना है कि बिजली खरीदने की लागत बढ़ गई है, इसलिए अतिरिक्त शुल्क लगाने की अनुमति मांगी गई थी। DRC के आदेश के मुताबिक BSES, राजधानी और यमुना टाटा पावर अलग अलग दौरों से यहां अतिरिक्त शुल्क वसूल की जाएंगी। यह व्यवस्था फिलहाल अगले आदेश तक हर महीने लागू रहेगी, यानी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आने वाले महीनों में बिजली का बिल आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों से बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। पिछले 2 महीनों में डिलीवरी के बाद 18 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 7 अन्य महिलाएं किडनी फेल होने के बाद डायलिसिस पर हैं। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है और सबसे ज्यादा मामले भीलवाड़ा, कोटा और बीकानेर से सामने आए हैं। भीलवाड़ा में सिर्फ 6 दिनों के भीतर सिजेरियन डिलीवरी के बाद 5 महिलाओं की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा है कि मौत का यह पैटर्न बेहद हैरान कर देने वाला है। शुरुआती जांच में ब्लड रिपोर्ट और दूसरी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य मिली, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की मौत हो रही है। सरकार ने पूरे मामले की हाई लेवल जांच के आदेश भी दिए हैं। फिलहाल सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौतों की असली वजह सामने आएगी और अगर किसी तरह की लापरवाही मिली तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के गिरिडीह से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शादी से सिर्फ 3 दिन पहले एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी होने वाली दुल्हन ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। पुलिस के मुताबिक युवती उर्मिला कुमारी का अपने ही जीजा से प्रेम संबंध था और परिवार ने उसकी शादी नीरज हाजरा से तय कर दी थी, लेकिन यह रिश्ता दोनों को मंजूर नहीं था। ऐसे में कथित तौर पर दोनों ने मिलकर नीरज की हत्या की योजना बनाई। नीरज 5 जुलाई को अचानक लापता हो गया था और जांच के दौरान पुलिस को उसका शव बिहार के जमुई जिले से मिला। इसके बाद गठित SIT ने मोबाइल लोकेशन और दूसरे तकनीकी सबूतों के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी उर्मिला कुमारी और उसके प्रेमी सुभाष पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार, वारदात में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में कुछ और लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है और उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड माने जा रहे लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने बड़ा कानूनी कदम उठाया है। जम्मू की एक अदालत ने हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। NI ने अदालत को बताया कि हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद है और उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं है, इसलिए नए आपराधिक कानूनों के तहत उसकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए वारंट जारी कर दिया है और NI ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया है।
अब उसके खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है और माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद भारत में हाफिज सईद के खिलाफ ट्रायल इन एबसेंशिया यानी आरोपी की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का रास्ता भी साफ हो गया है। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।